हेलो एंड वेलकम। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना में। और यहाँ पे हम जो डिस्कशन कर रहे थे या जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था कोल्ड वॉर। पिछले वीडियो में हमने हमारी जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है या जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसकी जो फैसिलिटीज हैं या उसकी जो अमेजिंग फैक्ट्स है उसके बारे में देखा था। अब हमारा कोल्ड वॉर जो है वो कंटिन्यू करते हैं और इसमें जो ड्यू टॉपिक या ड्यू पॉइंट्स हैं कोल्ड वॉर के बारे में उनको कंप्लीट या सम अप करने की कोशिश करेंगे। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज के वीडियो में कोशिश करेंगे कि कोल्ड वॉर के बारे में जितनी भी हमें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी उसको कंप्लीट कर दिया जाए। इसलिए सबसे पहले हम जो टर्म पढ़ने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म है अकॉर्डिंग टू कोल्ड वॉर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर बढ़ेंगे उससे आगे वाले पॉइंट पे जो कि इंडिया से रिलेटेड है। तो वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू हो उससे पहले आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस चैनल को शेयर कर दीजिए। आज जो पहला टर्म हम पढ़ने वाले हैं वो है NIO और इसका जो फुल फॉर्म है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। पहले दो इकोनॉमिक ऑर्डर हुआ करते थे, जैसे कि यूएस और यूएसएसआर, जो दोनों अलायंस थे वो अपने अपने हिसाब से इकोनॉमी को चलाते थे। और जो डॉलर है, यूएस डॉलर है, वो तो आज भी जो इकोनॉमी किसी भी देश की हो उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट रखता है। ये आपको अच्छे से पता ही है। सबसे पावरफुल करेंसी जो है जो इंटरनेशनल मार्केट में चलती है वो है यूएस डॉलर। तो नाम के बनने के बाद में, नॉन अलाइन मोमेंट के बनने के बाद में, जो कि 1956 में क्रिएट हुआ था, फाउंडर जो कंट्रीज थे वो 5 थे, जिनका लीडर जो था वो इंडिया। तो इसके क्रिएट होने के बाद में ये जो एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर आया, पहले जो दो पोल थे या दो सुपर पावर थे उन्हीं के ऊपर किसी देश की जो इकोनॉमी थी वो डिपेंड करती थी। लेकिन इसके आने के बाद में उसमें थोड़ा बहुत चेंजेज हुआ। और चेंजेज इसलिए हुआ कि जो इस संगठन के या इस मूवमेंट के जो कंट्रीज थे वो मेजोरिटी से LDCs माने जाते थे। LDCs का मतलब होता है लेस डेवलप कंट्रीज, क्योंकि इस ग्रुप में या इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर कंट्रीज ऐसे ही थी जो अभी अभी ब्रिटिश रूल से फ्री हुए थे और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ ही रहे थे, ग्रो कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्री कहलाते थे। तो लेस डेवलप जो कंट्री थे उन वो सारे जो थे वो इसमें लगभग वही थे, तो उनको LDCs के रूप में कैटेगराइज किया जाता था। अब UN जो है, यूनाइटेड नेशंस जो है, इसने क्या किया था, इन LDCs का डेवलपमेंट करने के लिए 1972 के अंदर अपनी एक मीटिंग के अंदर कुछ प्रपोजल्स या सजेशंस रखे थे सबके सामने। उनका जो समरी है वो ये है कि पहला जो उन्होंने सजेशन दिया था कि जितने भी LDCs हैं उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर पोजीशन उन्हीं का होना चाहिए जिस देश में वो नेचुरल रिसोर्सेज है। पहले सुपर पावर्स का होता था। तो ये उनका पहला प्रपोजल था। दूसरा प्रपोजल जो है वो उनको सेल करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को सेल करने के लिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अपना मार्केट जो है वो उसमें इनका LDCs का जो एंट्री है वो पॉसिबल करें, कि जिससे कि वो अपना प्रोडक्ट वेस्टर्न मार्केट के अंदर सेल कर सके, बेच सके, जिससे कि उनका डेवलपमेंट होने में हेल्प हो सके। ये दूसरा प्रपोजल था। तीसरा प्रपोजल जो था, जो कि UN के द्वारा दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1972, और उसमें ये कहा गया था कि जो टेक्नोलॉजी है इसकी कॉस्ट को घटाया जाए या कम किया जाए। किसके द्वारा? वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग थे और बिना टेक्निक के या बिना टेक्नोलॉजी के ये जो LDC या लेस डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलपमेंट कर नहीं पाते। तो इसके लिए उसने सजेस्ट किया वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है उसको लेस करें। तो ये 3 मेन प्रपोजल थे UN के जो इनके डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे इन द ईयर ऑफ 1972। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज थी, BC जो थी, उन्होंने अपोज किया, इस बात का विरोध किया। और इन द ईयर ऑफ 1980 ये सारे प्रपोजल जो है इनके स्पीड या इनके इम्प्लीमेंट होने की जो दर है, रेट है, वो बहुत ही स्लो हो गई, ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो गई। क्योंकि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज थे या एक तरह से अपन कह सकें वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने सबने इन सभी सुधारों का या इन सभी इम्प्रूवमेंट्स का अपोज किया या विरोध किया। तो उस विरोध के कारण से फिर 1980 तक आते आते ये सारे जो प्रपोजल या सुझाव जो थे इम्प्रूवमेंट के लिए वो सारे ठंडे बस्ते में चले गए, सुस्त पड़ गए, इनकी स्पीड जो थी वो रिड्यूस हो गई, कम हो गई। तो ये एक नया इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर बना था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। अब इसके आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है शीत युद्ध और
हम यानी कि भारत। एज यू रिमेंबर, भारत जो है वो 1947 में ब्रिटिश रूल से फ्री हुआ, ठीक है। कोल्ड वॉर जो था वो 1945 से स्टार्ट है, ये भी ठीक है। भारत जिस देश की गुलामी से आजाद हुआ वो किसका अलाई अलाई था? यूएस का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग। और कोल्ड वॉर जो था वो भी उन्हीं अलाइंस के बीच में हो रहा था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक साथ लड़ रहे थे, यूएस और यूएसएसआर दोनों साथ लड़ रहे थे और इन दोनों के बीच में ही कोल्ड वॉर चल रहा था। अब भारत जो था, जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, उसको अपना देश जो है वो नई तरीके से बनाना है, बिल्डअप करना, उसके सामने जो चैलेंज था, सबसे बड़ा चैलेंज था, वो थी उसकी फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। और विदेश नीति लगभग उस समय सभी देशों की किस पे डिपेंड करती थी? कौन से ग्रुप में आप ज्वाइन करेंगे, वेस्टर्न अलायंस में जाएंगे, या एक तरह से कहें यूएस के साथ ज्वाइन करेंगे, या फिर ईस्टर्न अलायंस में जाएंगे, या फिर यूएसएसआर के साथ में आप ज्वाइन होंगे। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि फॉरेन पॉलिसी जो है वो कौन से ग्रुप को ध्यान में रखकर क्रिएट की जाए। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक नया क्रिएशन, नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसको नाम दिया गया नॉन अलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्ष समूह। और इस गुट निरपेक्ष समूह के फाउंडर जो मेंबर थे वो थे 5, जिनके बारे में हम पिछले कोल्ड वॉर वाले जो वीडियो था उसके अंदर देख चुके हैं। 5 फाउंडर कंट्री थे और इन फाउंडर कंट्रीज के 5 लीडर, और 5 जो फाउंडर कंट्रीज थे उसमें इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडोनेशिया और घाना। टीटो, नेहरू, नासिर, सुकर्नो और खुरमाव। तो उन 5 फाउंडर कंट्रीज ने मिलकर ही एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इसका मेन मोटो जो था वो था गुट निरपेक्षता। मतलब किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होना, न्यूट्रल रहना, ना हम इसके बारे में कुछ कहेंगे ना इसके बारे में कुछ कहेंगे, दोनों कोई भी पढ़े, हमें कोई लेना देना नहीं है। ये इन 5 फाउंडर मेंबर्स का मेन मोटिव था। और फिर इनका एक जो एम था वो ये भी था कि जो नए नए फ्री हो रहे हैं ब्रिटिश रूल से कंट्रीज, उनको भी इन दोनों ही ग्रुप्स में शामिल होने से रोका जाए और उन सबको किस में ज्वाइन कराया जाए? नाम में ज्वाइन कराया जाए। क्योंकि जो भी नए देश स्वतंत्र हो रहे थे नए नए, वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनमें से कोई भी डेवलप कंट्री नहीं था जो इनके टक्कर का हो, और सभी को अपना डेवलपमेंट करना था। यदि इसमें जब शामिल होते तो फिर वो कभी भी डेवलप्ड नहीं हो पाते। तो उन देशों की आवाज़ बना ये संगठन जो अभी अभी आज़ाद हुए हैं और जो डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे लिए ये जरूरी इसलिए था कि हम दोनों सुपर पावर्स के बीच में बैलेंस बना सकें, क्योंकि हमें दोनों सुपर पावर की जरूरत थी। ये मिलिट्री और वेपन्स के एस्पेक्ट से स्ट्रॉन्ग था, ये कैपिटल और टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से स्ट्रॉन्ग था, और हमें सभी उन चीज़ों की जरूरत थी जो इन दोनों सुपर पावर्स के पास में पाई जाती थी। तो हमने फिर ये एक अलग रास्ता चुना, जिसके कारण से हमें एक तो इस तरह का कोई डिसीजन नहीं लेना पड़ा जो एक दूसरे किसी एक के फेवर में हो। हम दोनों को ही बैलेंस करके चल सकते थे, जिससे कि दोनों ही हमसे नाराज नहीं हो। जैसे यूक्रेन वॉर के स्थिति में यूएस ने कहा भारत से कि आप इसके अगेंस्ट वोट करिए, रशिया के अगेंस्ट, लेकिन हमने वोट ही नहीं किया, ना किसी के अगेंस्ट ना किसी के फेवर में, तो ना ये नाराज हुआ और ना ही ये खुश हो। तो बैलेंस बनाने के लिए हमारे लिए ये निरपेक्षता जो है वो बहुत ही बड़ा वेपन है। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक मेन पार्ट है। और जो नए देश उस समय कोल्ड वॉर के ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल से फ्री हुए थे, उनकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस भी थी कि वो इन दोनों ही ग्रुप्स में शामिल नहीं होकर अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी या इंडिपेंडेंट वॉइस रखे अराउंड द वर्ल्ड। तो ये हमारा रोल था उस समय। अब इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर, गुटनिरपेक्षता की जो फॉरेन पॉलिसी है इसको लेकर कई बार भारत की आलोचना भी हुई, क्रिटिसाइज भी किया गया, क्योंकि जब 1971 में भारत ने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश कहलाता है, उस पर उसको फ्री करवाया और नया देश बांग्लादेश बना, तो उस समय इंटरनेशनली बहुत प्रेशर था भारत के ऊपर। और उस समय हमने यूएसएसआर या रशिया से ट्रीटी की 20 साल की मित्रता के लिए, और उस 20 साल की मित्रता के एवज में इसने हमें उस समय उस क्रिटिकल टाइम पे सपोर्ट किया जब लगभग पूरी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भारत के अगेंस्ट थी,
बहुत अधिक इंटरनेशनल प्रेशर था भारत के ऊपर, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग सकते थे उस समय, और भारत का डेवलपमेंट जो है वो वहीं पे स्टॉप हो सकता था, सस्टेन हो सकता था। लेकिन उस समय ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे यूएसएसआर, तो इन्होंने भरपूर जो हमने ट्रीटी की संधि की उसका इसने बिल्कुल ईमानदारी के साथ में पालन किया, और भारत को स्ट्रांगली इसने फेवर किया उस समय जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो वो जो क्रिटिक्स हैं, आलोचक जो है वो ये कहते हैं कि जब आप गुटनिरपेक्ष हैं तो आपने इसके साथ में 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी क्यों की? तो वो उस समय हमारे लिए टाइम की डिमांड थी, तो वो हमें ज़रूरी लगा करना, तो हमने कर ली। और इसके साथ में दोस्ती करने के लिए हमें किसी ट्रीटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ में हमारी फ्रेंडशिप जो है वो बहुत लंबी है, लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, कल्चरली भी, सांस्कृतिक रूप से भी, और ट्रेड के एस्पेक्ट से भी दोनों देश जो है वो एक लंबी पार्टनरशिप रखते हैं। तो ये कोल्ड वॉर के बारे में जो ड्यू इन्फॉर्मेशन या ड्यू डिस्कशन था जो पिछले वीडियोज में नहीं कर पाए थे अपन, वो हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। आई होप आपको कोल्ड वॉर के बारे में जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपको मिल चुकी है, और आपको लग भी रहा होगा कि कोल्ड वॉर के बारे में आपको अब पहले से ज़्यादा पता है। तो जो पता है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ से कोल्ड वॉर वाले वीडियो शुरू हुए हैं वहाँ से एक बार फिर से उनको देखिएगा, और जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में अपन चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पे कहीं ना कहीं रिपीट होने वाली है, तो माइंड में होंगी, तो हमें जो अगले वीडियो जाएंगे, फ्यूचर वीडियोज, वो अच्छे से समझ में आएंगे, और हमें स्टडी में बहुत अधिक हेल्प होने वाली। आपने वीडियो को पूरा देखा, अब आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। पूरा देखने के लिए मैनी मैनी थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।